गुरु गुरु ही होता है। तो गुरु आध्यात्मिक ग्रह तो है, लेकिन गुरु ये भी जानता है कि आध्यात्म या धर्म तब तक आदमियों के मनुष्य के द्वारा नहीं हो सकता जब तक कि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो। अगर नीच का हो जी। तो फिर वो दुख देता है, अपना ही नाश करता है, धर्म का नाश भी कर सकता है, और ऐसा व्यक्ति जो है वो एक पीड़ादायक हो सकता है। गुरु का मतलब है कि व्यवस्था, गुरु व्यवस्था देता है, सिस्टम देता है। और सिस्टम जिस समाज में हम रहते हैं उसमें आदमी पुरुषार्थ करेगा नहीं करेगा। तो दूसरा गुरु के एक ये वो भी सूत्र है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष। अगर कुंडली में गुरु की दशा अच्छी हो तो उसकी दशा में, महादशा में या अंतरदशा में उसका मान सम्मान बढ़ता है, उसकी धन संपत्ति बढ़ती है, उसके जो विचार हैं वो बढ़ते हैं। नमस्कार, एबीसी चैनल के अजय भाभी पॉडकास्ट में मैं कविता चैतन्य आपका स्वागत करती हूँ। जब भी हम कुंडली देखते हैं या कोई भी ज्योतिषी कुंडली देखता है, वहाँ पे उच्च के ग्रह देखे, राजयोग देखे तो कहते हैं अरे वाह क्या गजब की कुंडली है। और जिसकी कुंडली है वो व्यक्ति मायूस होकर बोलता है कि ऐसा तो कुछ मेरी लाइफ में हुआ ही नहीं। और या फिर किसी कुंडली में नीच के ग्रह देखे या कुछ अलग विष योग देख लिए, अमावस का जन्म देख लिया, तो बोल देते हैं कि बड़ा ही संघर्ष है आपकी लाइफ में और वो व्यक्ति तो उच्च स्तर पर है, किसी अच्छे मुकाम पर बैठा हुआ है। तो ग्रहों को समझना, किसी कुंडली को समझना बहुत ही मुश्किल है। ये गुरु गम्य शास्त्र है। आज फिर भाभी सर हमारे साथ उपस्थित हैं। हमारा आग्रह स्वीकार किया है कि ज्योतिष के नए आयाम पर और अधिक चर्चा की जाए। लेकिन पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए, बेल का बटन दबाइए कि आपके पास वीडियो तुरंत पहुंच सके। तो आइए भाभी सर का स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। सर, पिछले काफ़ी पॉडकास्ट के माध्यम से ग्रहों के लिए बहुत ही गहन चर्चा हो रही है। तो पता चला कि हर ग्रह अपने आप में कुछ गूढ़ अर्थ लिए हुए है बहुत, लेकिन इसके लिए बहुत अधिक मनन और चिंतन की ज़रूरत है। किसी अच्छे गुरु का मार्गदर्शन भी बहुत ज़रूरी है। तो इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम बृहस्पति को लेते हैं। और आपने तो बृहस्पति के ऊपर बहुत शोध किया है और अभी तक चल रहा है, आपका निरंतर प्रयास भी चल रहा है और आप इसके ऊपर एक बुक भी लिख रहे हैं। परंतु आज हम कुंडली की बात करेंगे कि कुंडली में बृहस्पति कैसे अपनी स्थिति के अनुसार शुभ और अशुभ फल देता है। तो मैं शुरुआत फिर वही करूंगी श्लोक से जो शास्त्रों में श्लोक दिए गए हैं। लघु संहिता से ही मैंने श्लोक लिया है जी। कि विद्यावान धर्मवान चैव गुरु वत्सलो दयालु पुत्रवान धनवान राजा बृहस्पति शुभे स्थिते। हाँ, तो बोल रहा है कि जो विद्यावान हो, धर्मवान हो, पुत्रवान हो, दयालु हो और औरों के काम आए, ऐसा गुरु ऐसा होता है जो सबके लिए उसमें गुरुता हो। और जो भी उसने इतने जन्मों के बाद इस जन्म में जो भी उपलब्धि किया है उसको वो कैसे बांटे, तो ये गुरु का पर्पस होता है। तो गुरु अपने साथ लेके नहीं जा सकता, ड्यूटी है। तो द ड्यूटी ऑफ द गुरु, तो जो भी उसने प्राप्त किया है जी। इस जन्म में या पिछले जन्मों में, तो वो इस दुनिया में है तो उसको बांटना पड़ेगा। बांटेगा नहीं तो उसका अपना भी कल्याण नहीं होगा, ऐसा गुरु। जी। अब दूसरा श्लोक लेते हैं। नीचस्थे पाप संयुक्ते धर्म नाशम धन क्षयम पुत्र दुखम मनोव्यथा बृहस्पति पाप दर्शनात्। यहाँ बोल रहे हैं कि वो कि अगर नीच का हो जी। तो फिर वो दुख देता है, अपना ही नाश करता है, धर्म का नाश भी कर सकता है, और ऐसा व्यक्ति जो है वो एक पीड़ादायक हो सकता है। वो समाज के लिए, धर्म के लिए, आस्था के लिए, विश्वास के लिए घातक हो सकता है। तो नीच का हो गुरु या एफ्लिक्शन में हो तो फिर वो अपने उत्थान नहीं कर सकता, तो सामने वाले को उत्थान क्या करेगा। तो गुरु की दोनों स्थितियां हैं जो एक्सट्रीम बताई गई, लेकिन जीवन में ऐसा बहुत कम होता है। अच्छा क्योंकि इसको सबसे शुभ ग्रह माना गया है सब ग्रहों में। जीवन में ऐसा देव बहुत कम गुरु होता है
कि देवगुरु गुरु होने का दम्भ तो सभी भरते हैं, लेकिन सच्चा गुरु कहाँ मिलता है। कबीरदास बोलते थे आज से 500 साल पहले कि पानी पीना छान कर और गुरु करना जान कर। बिल्कुल तो उस समय तो पानी छान कर पीने की जरूरत भी नहीं थी, जी, सारी नदियाँ शुद्ध थी। बिल्कुल। तब भी वो कहते थे कि इतना प्रिकॉशन रखो। जितनी पानी पीने में, पानी जीवन है और गुरु जीवन की बियॉन्ड ले जाता है, जन्मों के बियॉन्ड ले जाता है। बिल्कुल तो उस गुरु की तो हम तलाश नहीं कर रहे, हमको कुंडली के गुरु की तलाश कर रहे। जी सर, जैसे गुरु को धन कारक भी बोला गया है, तो गुरु जो है देव गुरु होने के नाते आध्यात्मिक पथ की ओर अग्रसर करता है, और सांसारिक उन्नति की बात करें तो वो सुख सुविधा, सारी धन संपत्ति का लाभ भी देता है। तो कुंडली में गुरु की कौन सी स्थिति आध्यात्मिक पथ पर लेके जाती है, और कौन सी स्थिति में वो उसको ऐशो आराम की तरफ, मतलब उसको सब कुछ मिलता है। देखिए, गुरु मूलतः तो आध्यात्मिक ग्रह है, लेकिन गुरु गुरु ही होता है। तो गुरु आध्यात्मिक ग्रह तो है, लेकिन गुरु ये भी जानता है कि आध्यात्म या धर्म तब तक आदमियों के, मनुष्य के द्वारा नहीं हो सकता जब तक कि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो। जी। अगर आपकी आर्थिक स्थिति ना अच्छी हो तो कौन सा धर्म करेंगे आप। बिल्कुल हर धर्म के लिए आपको धन की आवश्यकता है। जी, हर यात्रा के लिए आपको धन की आवश्यकता है। बिल्कुल मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए आपको धन की धन आवश्यकता चाहिए, फूल है। चढ़ाने तो के लिए धन के बिना होता नहीं कुछ भी। तो गुरु जो है, गुरु महाराज बृहस्पति जिसकी हम बात करते हैं, वो धन के भी उतने पक्ष में है जितना धर्म के पक्ष में है। अच्छा। गुरु समझता है कि बिना धन के धर्म नहीं हो सकता। आप बताइए, जितने भी मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, चर्च हैं, क्या इनमें धन की आवश्यकता नहीं? क्या बिना धन के यहाँ हो सकता है? अलग बात है गुरुद्वारे में, मंदिर में इधर उधर लोग खाना खिलाते हैं, लेकिन खाना खिलाते कहाँ से? कोई तो दे रहा है जी बिल्कुल। खाने वाले तो कम है, देने वाले बहुत हैं, या देने वाले बहुत सारा देते हैं। तो गुरु का जो मेन है, गुरु धन से भी गुरु का संबंध है गहरा। और अगर मैं महाभारत, क्योंकि महाभारत जो है एक ऐसा शास्त्र है, ऐसी स्थिति थी जहाँ पर भगवान कृष्ण भी थे और सारे विद्वान भी थे, वेद व्यास भी थे जी। और महाभारत ही है तो सब पूरा महाभारत था, पूरा भारत, जिस भारत, विराट भारत की हम कल्पना कर सकते हैं जी। तो महाभारत था। वहाँ पर वेद व्यास हैं, वेद व्यास सबके गुरु हैं। हम जो भी करते हैं सब सारे शास्त्र हमारे वेद व्यास के लिखे हुए हैं, ज्योतिष को छोड़कर बाकी सारे। और ज्योतिष उनके पिताजी ने लिखा था, पराशर जी ने। तो पूरे उसमें उनका योगदान है। तो वेद व्यास धृतराष्ट्र को बोलते हैं, धृतराष्ट्र को बताते हैं कि अगर तुम अपनी जनता के ऊपर टैक्स नहीं लगाओगे, लेवी नहीं लगाओगे, अच्छा। वही जो खेती या जो भी कुछ करते हैं, खलिहान में बोते हैं, उसमें उनको राजस्व देना चाहिए। अच्छा। वो राजस्व नहीं देंगे तो तुम्हारा राज्य का जो कोष है वो खत्म हो जाएगा और फिर तुम सामाजिक कोई भी या डेवलपमेंट के कार्य नहीं कर सकते अपने किंगडम में। और जब ये नहीं कर सकते तो धर्म कहाँ से करोगे? धर्म खत्म हो जाएगा। तो इसलिए तुमको जनता के ऊपर टैक्स लगाने चाहिए, जनता के ऊपर जो करना चाहिए। तो वहाँ से महाभारत के हिसाब से वहाँ से टैक्स की व्यवस्था शुरू होती है। जी। या जो भी व्यक्ति अर्न करेगा वो उसको सरकार को देगा और सरकार फिर उसको गुरु को देगी। तो गुरु अपना मंदिर, मस्जिद, जो मंदिर ही मस्जिद का सवाल ही नहीं, मंदिर या गुरु को वो बनाएगा। तो गुरु का संबंध धन से है। और गुरु बाकी गुरुता की बात करता है, लेकिन वो समझता है कि अगर आदमी सफल नहीं है, सक्सेसफुल नहीं है, तो वो धर्म नहीं कर पाएगा। ऐसे बोलते भी तो है ना, एक चौपाई थी, भूखे भजन न होए गोपाला, ये धरिए तेरी कंठी माला। तो एक्चुअली तो भूखा आदमी रोटी की बात करता है, भजन की बात नहीं करता। इसलिए गुरु इस मामले में काफ़ी चतुर हैं, समझदार हैं। वही पहले आदमी के पास अपने खान पान को हो, फिर एक्स्ट्रा हो तो वो करे। तो वहाँ पर वो धृतराष्ट्र को समझाते हैं कि तुमको ऐसा करना चाहिए। इसका मतलब है टैक्स की प्रथा जो है महाभारत कहाँ से चल रही है, जो आज भी हम दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन चल तो पहले से भी रही होगी, लेकिन उसमें जिक्र है
उसमें जी। उसका जिक्र है, चल रही होगी। और गुरु के जो शिष्य भी हैं कई सारे, तो गुरु के शिष्य हैं उसमें से चारवाक हैं। चारवाक की बात करते हैं तो आप। चारवाक जो जी। हैं, चारवाक जो है इसको, इसके बारे में बहुत सारी मान्यताएं हैं। कहते हैं कि 4 वाक्य थे उनके, 4 वाक, जी। 4 वाक्य थे, या एक पूरा इंस्टीट्यूशन था 4 वाक्यों का, या एक व्यक्ति था। जी। तो 4 वाक हम मानते हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति था, व्यवस्था थी। जी। तो 4 वाक एक व्यक्ति था, ऋषि चारवाक के नाम से जाने जाते हैं। तो उनके वो बृहस्पति के शिष्य थे। तो बृहस्पति के शिष्य थे, वो बोलते थे यावेत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से सुख जियो, से जियो। हैं? ऋण कृतम घृत पीवेत, ऋण लो और घी पियो। पियो, हैं? ये बृहस्पति का दूसरा रूप है। एक वो है भूमि भूतस्य देह से, मतलब ये भस्मी भूतस्य देह, देह जो है भस्म में मिल जाएगी, राख में। जी। तो पुनरागमन नास्ति, दोबारा आने का नहीं है, ये उनकी थ्योरी थी। हालांकि इसको बहुत कंडेम किया गया और इस थ्योरी को नहीं माना गया, लेकिन जिस दुनिया में हम आज रहते हैं तो वहाँ पर ऐसे तो है कि आदमी बैंक से पैसा लेता है, नहीं देता, हम आप तो ले नहीं पाते, लेकिन जितने कॉर्पोरेट हैं वो लेते हैं, सरकार उनको माफ कर देती है। बिल्कुल। तो ऋण कृतम घृत पिबेत, तो ऋण भी कर ले रहे हैं, घृत भी तो वो थ्योरी भी चल रही है। बिल्कुल, हाँ। और अच्छा, अभी डोनाल्ड ट्रम्प जीते तो वो जो एलन मस्क हैं उन्होंने उनको खूब पैसा दिया। तो पूरा एक अलग किस्म का है गुरु का। तो गुरु धन से भी गुरु पूरी तरह संचालित होता है। जिस युग में हम रहते हैं, अगर धन नहीं है तो अब हमारा ना तो हम प्रोग्राम कर सकते हैं, ना देखने वाला हमारा प्रोग्राम देख सकता है। तो धन का, इस पूरा संसार धन का है। तो गुरु का जो ज्ञान तो बात की बात है, क्योंकि जब तक आपका पेट में दाना नहीं है तब तक आपको भगवान याद नहीं आता, धर्म तो बहुत दूर की बात है। तो गुरु ठीक बोलता है, प्रैक्टिकल बात है कि आम जनता के पास में अपने खाने को होना चाहिए, और उसके बाद में सरकार चलना है, सरकार को भी टैक्स देना पड़ेगा, सरकार को टैक्स दो, सरकार फिर देश के लिए काम करेगी। तो वहाँ पर महाभारत के टाइम में राज्य और धर्म एक थे, उन दोनों का मिला हुआ रूप था। और जब भी कोई गुरु आता था तो राजा जो था अपना सिंहासन छोड़ के खड़ा हो जाता था, या अपने से ऊंचा सिंहासन गुरु को देता था। ऐसी प्रथा थी। और प्रथा नहीं है दुनिया में, और अधिकतर दुनिया में डेमोक्रेसी है या और ऑटोक्रेसी है। तो इस तरह का था। तो गुरु का धन से गहरा संबंध है। सर, अभी तक तो हम गुरु को कहते थे बहुत ही शुभ ग्रह है, आपने दूसरा पहलू भी बड़े आसानी से समझा दिया। नहीं, मैं गुरु खराब ग्रह नहीं है, गुरु धन की बात कर रहा है कि गुरु का जो संबंध है, गुरु का मतलब है कि व्यवस्था, गुरु व्यवस्था देता है, सिस्टम देता है। और सिस्टम जिस समाज में हम रहते हैं उसमें आदमी पुरुषार्थ करेगा नहीं करेगा। तो दूसरा गुरु के एक ये वो भी सूत्र है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष। गुरु तो धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात कर रहा है, लेकिन जो उसके शिष्य हैं चारवाक, वो धन की बात कर रहे हैं जी। तो इसलिए उनको कंडेम किया गया, बाद में सारे ऋषियों ने कंडेम किया गया। और उनके शास्त्रों के बारे में ज़्यादा हमको इतिहास में देखने को मिलता भी नहीं, इधर उधर टुकड़ों में ढूंढने को मिलता है जी। ऐसे कोई, जैसे कि महाभारत है, गीता है, रामायण है, इस तरह का कुछ नहीं मिलता वहाँ। उनका शास्त्र टुकड़ों में मिलता है, उनके 4 वाक्य मिलते हैं। वो वाक्य बड़ा दुनिया को हिलाने वाले जी, अपने आप में। लेकिन गुरु बात करता है धर्म की, और धर्म की बात करता है, काम बात करता है धर्म की, अर्थ की जी, काम मोक्ष। अब सवाल ये है, जो हमको बात समझ में आती है कि अगर काम नहीं है, काम के कई अर्थ हैं। काम का मतलब डिजायर है, इच्छा। और जब हम बात करते हैं कि वेद बोलता है कि प्रभु परमात्मा एक लंबे समय तक अकेला है, वो बोलता है एको हम द्वितीयो नास्ति, मैं अकेला मस्त हूँ, अपने आप में पूर्ण हूँ। एको हम द्वितीयो नास्ति, दूसरे की जरूरत नहीं मेरे को, आई डोंट वांट एनीबॉडी एल्स। और दुनिया ऐसी चलती है हजारों लाखों करोड़ों साल तक। फिर उसको लगता है कि नहीं नहीं यार, मैं अकेला क्यों हूँ। एको हम बहुत श्यामा, फिर बोलता है एको हम बहुत श्यामा, अब मैं अकेला हूँ, मैं बहुत होना चाहता हूँ।
तो वहाँ से दुनिया का निर्माण होता है। तो बेसिकली जो हमारी समझ में आता है, मेरी समझ जी में आता जी है कि इस दुनिया का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो काम से चलता है। काम जी में काम भी है और सेक्सुअलिटी भी है। जी और बिना सेक्सुअलिटी के अगर आप विवाह करेंगे तो काम करेंगे। जी अगर आप किसी लड़की के साथ रहेंगे या लड़के के साथ रहेंगे तो कैसे रहेंगे? भूखे थोड़ी रहेंगे, बिल्कुल। आपको काम करना पड़ेगा। तो हम्म जो सेक्सुअलिटी है वो आपका आधार है काम का। हम्म, तो वहाँ से आपको काम का आधार होता है। जब काम का आधार होता है तो वहाँ से फिर आपका धर्म पैदा होता धर्म है। कमाना तो भी। धर्म पैदा होता है फिर आपके बाद में मोक्ष की बात होती है। जी तो जी मेरे को कहना होगा तो मैं नहीं बोलूँगा कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, मैं बोलूँगा काम पहले, हम्म। फिर जी जी काम के लिए अर्थ, अर्थ चाहिए, अर्थ के बाद में धर्म, धर्म के बाद में मोक्ष। मोक्ष तो है। इसको अलग करना पड़ेगा। चारों आदमी अलग बोला सही, ये तो बहुत ही मेरा अलग है। उस वाला मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। अब बताइए, आप अगर आपको शादी हाँ करना है लड़की या लड़के को, जी तो जी वो आजकल जो शादियां हो रही हैं, तो आप पहले लड़के का घर देखते हैं, क्या करता है, घर है इसके पास अपना, बिल्कुल। नौकरी है, इंडिपेंडेंट है, हम क्या हम्म कर रहे हैं। पहले तो चलो शादियां हो जाती थी, परिवार मजबूत है, परिवार के पास सब कुछ है, लड़का मजबूत है। अच्छा, वो लड़के वाले कहते हैं लड़की मजबूत है, नहीं मजबूत, पढ़ी लिखी है नहीं, बिल्कुल। कमाती है नहीं कमाती हम्म है। तो पूरा मतलब जो बृहस्पति धन की बात कर रहा है या चारवाक धन हम्म की बात कर रहा है, एक्चुअली जिस युग में हम रह रहे हैं वहाँ तो और किसी बात का महत्व है ही नहीं। बिल्कुल। बाकी सारी बातें सेकेंडरी हैं। हम्म हाँ, जिसको काम की इच्छा नहीं है, जैसे अभी अभी चल रहा है कुंभ का मेला चल रहा है, साधु जी सन्यासी को जो आते हैं इधर से, हम्म 12-13 अखाड़े हैं उनको नहीं चाहिए, उनको काम नहीं चाहिए, उनको कुछ भी नहीं चाहिए, दुनिया में नहीं चाहिए, जी तो हाँ। धन भी नहीं चाहिए, तो जो होगा देखा जाएगा। हम्म तो वो अलग अवस्था है, लेकिन उतने कितने लोग हैं, गिने चुने, बिल्कुल। 1% ये भी नहीं है। कुछ भी बहुत बाकी छोटा जितने सा। सारे हैं उनके लिए तो इसलिए गुरु का महत्व ज़्यादा है। गुरु का इसलिए जो ज्ञान से भी धन आता है, हम्म धन से ज्ञान जी आता है और ज्ञान से धन ज्ञान आता से है। धन जो लोग सेठ होते हैं उनके पास धन होता है, तो ज्ञानी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। जी जी कॉर्पोरेट वाले के पास ज्ञान हो या ना हो, कॉर्पोरेट हम्म चलाता है तो सारे एजुकेटेड लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। तो जी गुरु हाँ। का थोड़ा अलग रूप है, बिल्कुल। मेरी अंडरस्टैंडिंग अलग है गुरु के बारे ये अलग रूप ही सामने आया है। में। बृहस्पति सबसे अधिक अनुकंपा करने वाला ग्रह है। देवताओं का गुरु होने के कारण देव गुरु भी कहलाता है तथा प्रगति, उन्नति, विकास का द्योतक है। यह उन्नति चेतना व अंतः ज्ञान हो या अथवा सूचना, विचार या ज्ञान की, सभी इसी से संबंधित है। मैं ये बोलती कि दूसरी स्थिति में देखा जाता है कि जब बृहस्पति की अपनी दशा अंतरदशा में अगर अशुभ हो तो प्रबल मारक भी हो जाता है। शनि से पहले वो मारक का काम कर देता है। देखिए गुरु, एक ये तो हमने बात की यूनिवर्सल गुरु की बात, जी ये तो यूनिवर्सल गुरु है, गुरु का क्या काम है इस दुनिया में, उसकी जी हमने हाँ। बात की। गुरु खुद भी बोलता है, बृहस्पति खुद भी बोलता है, उसके शिष्य हम्म। बोलते हैं, और देखने में यही आता है। लेकिन जब हम कुंडली के गुरु की बात करते हैं, तो कुंडली में अगर गुरु अच्छा हो तो आदमी डेफिनेटली अच्छे काम करता है, गलत काम नहीं करता, चोरी चकारी नहीं करता, धोखाधड़ी नहीं करता, चुगली नहीं करता, जी ईर्ष्या नहीं करता, मतलब गलत काम नहीं करता। मतलब वो जो व्यवस्था है, उच्च कोटि की व्यवस्था है, जो जिसमें गुरुता है, जिसमें बड़प्पन है, जिसमें मान सम्मान है, तो गुरु उसका काम करता है। जी और अगर कुंडली में गुरु की दशा अच्छी हो तो उसकी दशा में, महादशा में या अंतरदशा में उसका मान सम्मान बढ़ता है, उसकी धन संपत्ति बढ़ती है, उसके जो विचार हैं वो बढ़ते हैं, उसका इज्जत बढ़ती है, और उसमें एक बड़प्पन होता है, उसमें गुरुता देखने को मिलती है। तो एक ऐसा आदमी जिसके साथ आपको बैठ के बात करके, कोई ज़रूरी नहीं कि उसका आश्रम हो, उसके साथ आप 10 मिनट भी बैठें तो आपको एक अलग तरह की सुखद अनुभूति जी होती है, और आपका खुद भी एक शुद्धिकरण सा हो जाता है। सडनली ये फील कि इस आदमी के साथ बैठ के मैं भी शुद्ध हो गया, मतलब कि ओरा इतनी प्रभावित इतना कर प्रभावित देती है। होता है। जी आईएएस भी हो सकता है, वो बाबा होने की ज़रूरत नहीं उसको, कुछ भी हो हम्म सकता है, बिजनेसमैन भी हो सकता है, सिर्फ जी पढ़ाकू हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, हम्म फिलोसफर हो सकता है, ऑर्डिनरी आदमी हो सकता है। जी जी ऐसा आदमी हो सकता है जो हर विषय पे जिसकी पकड़ हो, तो हम्म आपको उसके पास बैठकर लगता है, या जो भी विषय वो बात करे
तो उस विषय को इतने बढ़िया से उसके सारे हम्म, पक्ष रख के बात करता है, तो आपको मजा आता है। और गुरु जब खराब हो, जैसा आपने बोला, गुरु खराब हो तो फिर आदमी को हर तरह की प्रॉब्लम हो जाती है और मृत्यु तुल्य कष्ट भी देता है। जी हाँ। अगर गुरु अच्छा नहीं है कुंडली में, तो हम्म, आदमी तिकड़म से काम करता है, मैनिपुलेशन अच्छा, से, और मतलब आडंबर दिखावा। आडंबर मैनिपुलेशन से काम करता है, हम्म, धोखाधड़ी करता है। तो हम्म, कई बार धोखाधड़ी चल भी जाती है, जी, अगर और बाकी कुंडली में चीज़ें अच्छी हों, हम्म, तो कुछ समय तक उसको सफलता मिल भी जाती है। ऐसा लगता भी है कि ये आदमी हम्म, सफलता मिल जाती है। कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते, लेकिन बाद में उसका भंडा फूट फूट जाता है। अच्छा, जी जी जी, तो उसका जो भी उसके जो कृत्य हम्म, हैं, कुकृत्य हैं, जी वो जी, उसको फिर कहीं न कहीं एक्सपोज़ कर देते हैं। तो हम्म, वैसे देखा हमने बड़े-बड़े गुरु, जैसे आसाराम था, बड़ा एक हम्म, ज़माने में उसका बड़ा नाम था। बाद में उनको जेल जाना पड़ा। जी, तो कहने का मतलब क्या है कि गुरु अगर गड़बड़ है हम्म, और उसमें प्योरिटी नहीं है जो होना चाहिए, हम्म, क्योंकि गुरु की प्योरिटी के लिए काफ़ी सैक्रिफाइस करना पड़ता है। अगर कोई अच्छा गुरु है तो वो उसका नियम और उसका पूरा सिस्टम, जी, गुरु अच्छा होता है। वैसा गुरु सुबह 3 बजे उठ जाता है, 4 बजे, साढ़े 3, 3 साढ़े 3 उठ जाता है। वहाँ से उसकी बहुत, कार्यक्रम शुरू हो जाती है। फिर जी उसका हाँ, पूरा सिस्टम होता है और 6 बजे उसका सूर्यास्त हो जाता है। हम्म, सूर्यास्त होता है, वो भी अस्त हो जाता है, अपनी दुनिया में जी चला जाता है। जी जी वो जी, अलग गुरु है। वो अलग गुरु हम्म, है जो आपको मदद कर रहा है, आपको समझाना चाह रहा है। हम्म, उसका अपना नियम है। जब आप किसी आदमी को नियमबद्ध देखते हैं तो आप उससे प्रेरित होते हैं, इंस्पायर जी, होते हैं। हम्म, फिर आप देखते हैं कि इसने बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया हुआ है, ये आदमी कहाँ से कहाँ चला गया। तो हम्म, आपको मैनिफेस्ट करने की आपकी इच्छा होती है, मैं भी कुछ नया करूँ। तो गुरु बिल्कुल, इतना प्रभावशाली है, तो आपके जीवन को बदल सकता है। वही गुरु अगर गलत हो, कुंडली में नेगेटिव हो, जैसे शास्त्र भी बोलता है, जी, नीच का हो या एफ्लिक्शन में हो, फिर वो दुख पाता है। अपने ही कृत्यों हम्म, से या कुकृत्यों से वो जी, हर तरह के, मानहानि और सब ये तरह का, सब, सब तरह जी का। जी जी। फिर शास्त्रों में लिखा है कि अगर लग्न में गुरु हो तो करोड़ों दोषों का शमन करता है। हम्म। पर वो देश काल पात्र जो स्थिति की बात करें तो आजकल तो अगर लग्न में गुरु हो तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग तो राइज ही नहीं कर पाते। अच्छे बुराई में ही झूलते रहते हैं, या अच्छा नहीं बुरा नहीं कुछ कर ही नहीं सकते। इस सूत्र पे हमने बड़ा विचार किया था, जी, बहुत विचार किया, कई साल विचार किया। किम कुर्वन्ति गृहा सर्वे यत्र केंद्रे बृहस्पति, जी, है ना। हाँ, अगर केंद्र में बृहस्पति हो तो सारे सारे ग्रह मिलके भी कुछ नहीं कर कुछ नहीं कर सकते। सकते। और ऐसा भी बोलते हैं कुंडली में दोष हो तो वो आपके 10 लाख दोष दूर कर देता हुँ। है। इसका मतलब ये है कि उसकी कुंडली में 10 लाख दोष होने चाहिए। पर वो शमन, ये हाँ, ठीक है। शब्द है, कुछ करेगा, कैसे करेगा शब्द? हाँ, पहले दोष हो। ये 10 लाख या 1 लाख जो भी आप बोल हाँ, रहे हैं, हाँ, 1 लाख मान लो, 10 लाख हाँ, ज़्यादा है। ठीक है, ठीक तो है। 1 लाख दोष होने चाहिए, वरना गुरु का काम क्या है? हाँ, अब समझ में आया सर। हाँ। पहले अगर कुंडली बाकी ग्रह भी ठीक-ठाक बैठे तो गुरु कुछ नहीं करेगा, फिर वो शांत बैठा रहेगा। ऐसा ही ना? तो गुरु गुरु का मतलब, इसका मतलब है इतनी कमियां है, हुँ, इतनी कमियां हैं, और उन कमियों को दूर करने के लिए गुरु काम अच्छा। अब उसकी इस बात का ना तो क्लियर आंसर आया। इसलिए कि इतना इतने दोष तो हैं ही ना कुंडली में, जी, कुछ कमियां तो हैं ही ना। जी, जी। सर गुरु का एक आजकल जो एक वर्ड दिया हुआ है गुरु चंडाल योग, कि गुरु राहु साथ में हो तो बस बोल देते हैं गुरु चंडाल योग है, तो कुंडली साइड कर देते हैं। क्या वाकई गुरु चंडाल योग होता है? जितने शास्त्र हमने पढ़े, और ठीक से ही पढ़े, जिक्र नहीं है सारे ही ना? पढ़े, जी। और कई बार को पढ़े, हुँ। खुद से पढ़े और समझ के पढ़े, उनके अर्थ भी किए। ऐसा देखा नहीं कहीं मैंने, जी। ऐसा कोई गुरु चंडाल योग देखा नहीं मैंने। हुँ। अब शास्त्र में नहीं है, लेकिन अब राहु को हमने चंडाल बोल दिया, जी हाँ। उससे तो बनते हैं ना। हुँ। तो वो चंडाल हो गया, गुरु हो गया तो गुरु चंडाल योग हो गया। हुँ। ऐसी बहुत सारी कुंडलियां हैं हमने देखी, तो उसमें राहु की दशा बेहतरीन गई, गुरु की उससे बेहतरीन गई। अच्छा। ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, क्योंकि ये जितने योग लोग बोलते थे बुरे वाले, हुँ। वो अच्छों को भी आजमाते थे, अच्छा कितना काम करता है। हमारे तो बहुत कुंडलियों का मतलब, जी हाँ। आप समझते हैं ना, हमारे हाँ कंप्यूटर जी, पूरा कुंडली से भर पड़ा है। बिल्कुल। तो देखते रहते थे, उनके साथ रिकॉर्ड भी हैं। तो बहुत जगह हमने देखा कि ये योग
कह रहे हैं गुरु चंडाल योग है, वो आदमी बड़ा शुद्ध है, हम्म वो धोखा नहीं देता, रिश्वत नहीं खाता अगर ऑफिसर है तो। हम्म जो भी अगर मान लो कोई बिजनेसमैन है तो अपने लोगों के साथ घपला नहीं करता, धोखा नहीं देता, उनके पैसे नहीं मारता, उनके साथ कोई जास्ती नहीं करता। तो वहाँ राहु था, तो कहाँ है गुरु चंडाल योग? तो मुझे समझ में नहीं आता। गुरु चंडाल योग हर जगह ही कोई बुरा करेगा ऐसा होता नहीं है, लेकिन हमने क्या करा है कि हमने एक परिपाटी बना दी है कि जी राहु और अगर गुरु साथ हो गए बिना सोचे बिना समझे सोचे समझे, गुरु चाहे वो किसी घर में हो, जी हाँ हमको उनकी डिग्री देखने का मतलब नहीं, हम्म हमको उनकी राशि देखने का मतलब नहीं, हम उनके नक्षत्र देखने का मतलब नहीं, हमको दोनों के नक्षत्रों के चरण देखने का मतलब नहीं, हमें कुछ बिल्कुल, मतलब नहीं है। हमें बिल्कुल ये कहना है कि ये आपकी कुंडली में गुरु चंडाल योग है, अब इसका उपाय करो। बिल्कुल आदमी कहता हरे राम राम, मैं तो मर गया, गुरु चंडाल योग है। अच्छा, हर आदमी के दो चार काम तो बिगड़े ही होते हैं, हाँ हर आदमी बिगड़, आपके बिगड़े होंगे, मेरे भी बिगड़ जाते हैं, सही रोज बिगड़ बिल्कुल जाते हैं। एक दिन हम यहाँ आ रहे थे तो हम यहाँ से पता नहीं यहाँ आ ही नहीं पाए, पता नहीं क्या हो गया था, कहीं से कहीं पहुँच गए थे, तो हमारा बिगड़ा हुआ था। तो एक आध दो काम बिगड़े होते हैं, और उससे बोल तो गुरु चंडाल योग है, तब समझ में आता है कि आज होगा तभी बिगड़ गया। सही तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह का ज्योतिष का मजाक ही है। सर कुंडली में गुरु और शुक्र की युति को सरस्वती योग बोला गया है। एक देव गुरु है, एक दैत्य गुरु है। दोनों अपनी अपनी जो भी उनकी गुण धर्म है उसके अनुसार व्यक्ति को अपना प्रभाव दे रहे हैं। अब वैसे इनकी प्रकृति देखी जाए, दोनों की विरोधाभासी प्रकृति है, तो इसका नकारात्मक प्रभाव भी कुछ होगा या खाली मतलब एक हाँ कि वो सरस्वती योग है, व्यक्ति बहुत ज्ञानी होगा, पढ़ा लिखा मुझे होगा। एक छोटा सा किस्सा याद आ रहा है, जी उससे आपका प्रश्न का उत्तर देता हूँ। सिकंदर और पोरस में युद्ध हुआ। सिकंदर जब भारत आया जी झेलम नदी के पास, तो पोरस को सिकंदर ने बंदी बना लिया। बंदी बना लिया तो फिर उसने पूछा, सिकंदर का अपना अंदाज था बात करने का कि तुमसे मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो जो पौरुष हार गया था उसने बोला, जैसा एक राजा राजा के साथ करता है। अरे वाह क्या? हाँ तो दोनों ही गुरु हैं, हाँ इधर शुक्र गुरु है, शुक्राचार्य गुरु हैं, इधर बृहस्पताचार्य गुरु हैं। तो इनमें जब मिल जाएंगे तो क्या झगड़ा, जब नहीं मिलेंगे तब झगड़ा, याद रखना। मिलने के बाद झगड़ा खत्म। आप भी राजा वो भी राजा, तो झगड़ा किस बात का? जी मिल ही गए। दूर से दुश्मनी है, मिलने पे दुश्मनी नहीं है। मिलने पे एक दूसरे का एप्रिसिएशन है। जैसे वो पौरुष बोल रहा है तो सिकंदर एप्रिसिएशन कर रहा है। सिकंदर तो वहां से आया था, यूनान से, ये तो भारत का था। तो भारत के आदमी ने ऐसा बोला तो उसको दोनों की संस्कृतियां मैच नहीं करती, लेकिन दोनों का स्टेटस मैच करता है। बिल्कुल संस्कृतियां अलग अलग है दोनों की। भारत की संस्कृति अलग है, उसकी संस्कृति अलग है, लेकिन जब वो बोलता है कि एक राजा के साथ राजा को कैसा व्यवहार करना चाहिए, मैं भले हार गया तो मैं हूँ तो राजा, यहाँ तो कोई हारा ही नहीं है। जी जी, बल्कि वो तो अच्छा योग बना रहे हैं। यहाँ तो ये भी गुरु है, ये भी गुरु है, तो इन दोनों में क्यों झगड़ा होना चाहिए? बिल्कुल। तो दोनों एक दूसरे के साथ आत्मसात करेंगे, बल्कि एक दूसरे को अपने गुण धर्म देंगे। जो बृहस्पति के पास नहीं है वो गुरु दे, वो क्या नाम है, शुक्र देगा। शुक्र के पास नहीं है वो बृहस्पति देगा। और जिन कुंडलियों में ये योग होता है वो लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। ऐसा मैंने देखा है उनको कि मान लीजिए आपकी कुंडली में योग है जी, और यहाँ 4 लोग बात कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता, आप एंटर कर गए, आपने उड़ती उड़ती बात सुनी, मालूम पड़ेगा कि चारों से ज्यादा आप उनको बता के चले गए। वो सब कह रहे वाह इन्होंने क्या बोला। तो जिसको नहीं भी आता हो, दूसरे की बात सुने समझे, उससे बेहतर उसका जवाब दे। और वो अपना शास्त्र लेके बात कर रहा है, उसे सुना ही है, वो उल्टा उड़ता। ये है योग। ये कुंडलियां देख के बोलता हूँ। जी जी बिल्कुल। हजारों कुंडलियों के बाद देखा, जिनकी कुंडली भी होगी वो खुद समझ जाएंगी मेरे सुनने के बाद। अभी हमने पिछली बार बोला था आपके साथ में कि अगर शनि और चंद्रमा साथ हो तो बाप बड़ा डोमिनेटिंग होता है। कई लोगों ने हमको मैसेज किया कि मेरा बाप बड़ा डोमिनेटिंग। जी हाँ, तो ये आजमाए हुए योग। एक्चुअली मैंने भी कहीं पता नहीं सुना ही था कि उसमें ऐसा लिखा हुआ था, उन्होंने बोला ऐसा कि एक तो इस कुंडली के लिए कारक है, किसी कुंडली के विवेचन करते, एक इस कुंडली के लिए अकारक है, तो उसने दूसरे का जो कारक है उसको भी खराब कर दिया। किसमें? ये वाले योग? ये इस योग की बात कर रही हूँ मैं, तभी मेरे मन में ये क्वेश्चन आया कि मैं पूछ लूं। बिल्कुल नहीं। और
सौभाग्य से ये योग मेरी कुंडली में भी जी। बहुत सारे योग हैं, उल्टे पुल्टे सारे उल्टे उल्टे नहीं, ये तो सीधा योग हुआ। सीधा योग है, तो ये योग है। तो इसलिए हम किसी भी विषय को समझने में दिक्कत नहीं होती। जी हाँ। आपसे बात करते हैं, बहुत सारी बातें हमको नहीं मालूम है क्या पूछेंगे, हमको तय करके तो बैठते नहीं आपके साथ। जो आपके जी। मन में आता है पूछ लेती हैं, जो आपको याद आता है पूछ लेती हैं, या और भी कहीं बैठे होते हैं। तो कहने का मतलब ये कि वो बात को समझता है। जी। यहाँ जब दोनों बराबर के लोग हैं तो दुश्मनी नहीं है, हम्म, क्योंकि आप भी राजा हैं, आप भी ज्ञानी हैं, वो भी ज्ञानी है, तो अज्ञानी ज्ञानी से क्यों लड़ेगा? जी। ज्ञानी की लड़ाई तो अज्ञानी से होगी। जो दोनों ज्ञानी मिलेंगे या चुप हो जाएंगे या उनके साथ संवाद होगा, जी या तो हाँ। चुप हो जाएंगे। आपने बिल्कुल। मेरी बात समझी, उन्होंने उनकी बात समझी। एक और मैंने एक किस्सा ऐसे याद आ रहा था मेरे को कि एक बार कबीर ने एक चिट्ठी भेजी एक बाबा फरीद को, इधर फरीदकोट में जो थे, जी। तो चिट्ठी भेजी और चिट्ठी जो लेके गया उसमें लिखा तो था ही नहीं कुछ, खाली खाली कागज था। अच्छा। तो जब बाबा फरीद ने देखा तो उनके दो आंसू गिरे, उन्होंने अच्छा। बंद करके उसको दे दिया। हम्म, लिखा उन्होंने भी कुछ नहीं। तो कबीर को मिला तो कबीर बड़े खुश हो गए, मस्त हो गए, उसको दिल से लगा के बैठ गए। तो उसने बोला इसमें है क्या? बोले उन्होंने मेरा मैसेज पढ़ लिया, अच्छा। मैंने मैंने जो कहना चाह रहा था उन्होंने पढ़ लिया। उन्होंने ऐसा कहना चाह रहे हो कि भाई याद आ रही है, उन्होंने कहा तुम्हारी भी याद आ रही है, तो उनके मैसेज आ गए, तो मैसेज पहुंच गया। तो जब दोनों बराबर के लोग हैं, मैं झगड़ा नहीं। जी, जी। झगड़ा तब होता है एक बराबर एक ऊपर है। हाँ, कुंडली में अलग अलग होती हैं तब अलग है, जी बिल्कुल। लेकिन जो दोनों साथ हो गए या अपोजिशन में आ गए, शुक्र गुरु साथ हो तो, शुक्र गुरु आमने सामने हो तो झगड़ा खत्म, उल्टा है, बल्कि ज्ञान शुरू। हाँ, कि ज्ञान की यात्रा शुरू, कुंडली को और बल मिल गया। हाँ, ना कि झगड़े की यात्रा शुरू। पता नहीं क्या लिखा है, लोग क्या लिखा है क्या समझे हैं, और समझे हैं तो फिर लिखा भी है, मान लो तुम आजमा ही लो यार, आजमा तो लो। जब मैं आपसे कोई बात करता हूँ तो मैं किताब की बात नहीं करता हूँ, किताब तो पढ़ी, लेकिन उसको अनुभव में क्या आया, क्या उसको देखा, एकाध कुंडली में नहीं हजारों कुंडली में देखा, तब बोला। और खुद की में भी है तो हम समझते हैं बात। जी जी जी। चंद्रमा की बात की थी तो गजकेसरी योग की हमने बहुत विस्तृत चर्चा हुई थी उसमें। यहाँ अगर गुरु प्रधान कुंडली है और वहाँ गजकेसरी बन रहा हो तो वहाँ किस तरह के फल मिलेंगे? बहुत ही बढ़िया मिलेंगे। एक तो गुरु की कुंडली, ऊपर से चंद्रमा का बल, जी हाँ, तो मजा ही आ गया, फिर तो बात ही बन गई, अलग हो गई। यहाँ गजकेसरी योग बहुत पूरी तरह से फलेगा। जी हाँ, उसकी फ्लावरिंग हो जाएगी। क्योंकि कई कुंडलियों में ऐसा देखा ना, गजकेसरी योग है पर वहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं उस व्यक्ति के लाइफ में, तो उसके लिए ठीक बात, वो एकदम फलेगा। और दूसरा क्या है कि मैंने आपसे पहले बोला था, रिपीट कर देते हैं, दो ग्रह हैं जिनको बल चाहिए, एक चंद्रमा को बल चाहिए जी, एक बृहस्पति को बल चाहिए। चंद्रमा को इसलिए बल चाहिए कि अकेला चंद्रमा जो है, मान लो आपका विचार है जी, आपका कोई विचार है, कोई भी विचार है, चंद्रमा कहीं भी हो, चंद्रमा मीन्स विचार, आपकी कोई थिंकिंग है, आपका कोई इमोशन है, आपकी फीलिंग है, तो सामने वाला उस विचार को, उस इमोशन को रिसीव करने वाला भी चाहिए। रिसीव करने वाला चाहिए, अप्रिशिएट करने वाला चाहिए, कंडेम करने वाला चाहिए। जी हाँ। तो आपके विचार को कोई अप्रिशिएट करता है तो आपके विचार को बल मिलता है कि यार इसने मेरे विचार को समझा। और विचार को कंडेम करता है तो आपको समझ में आता है कि विचार में कुछ गड़बड़ है। तो दोनों ही स्थितियों में सामने वाला चाहिए, तो सामने एक ग्रह चाहिए जो उसको उसका विश्लेषण करके उसको बताए कि ये तुम्हारा विचार, इसकी उम्र क्या है, विचार यहाँ से आगे तक जाएगा या विचार यहीं ढह जाएगा। जी जी। तो वो उसको इसलिए मन के साथ, जैसे आपने कोई बात की है, मैं कोई बात कर रहा हूँ, तो मेरी बात को सुनने वाला चाहिए, मेरी बात से एग्री करने वाला चाहिए, डिसएग्री करने वाला चाहिए। दोनों स्थिति में उस बात में मेरे को समझ में आ जाएगा कि डिसएग्री कर रहा है इसका मतलब है गड़बड़, एग्री कर रहा है इसका मतलब है मुझे इस विचार पे को आगे बढ़ाना चाहिए। तो विचार के साथ में, तो इसलिए चंद्रमा के साथ में कुंडली में ग्रह होना चाहिए, वरना चंद्रमा निर्मूल हो जाता है। अकेला चंद्रमा जिसे केंद्रम कहते हैं, ऐसे ही अकेला गुरु निर्मूल हो जाता है। अच्छा। लेकिन कुछ स्थिति में नहीं होता, ये आपको बता दो। जैसे मान लो गुरु लग्न में है, फिर निर्मूल नहीं होता,
क्योंकि अच्छा। लग्न उसको मिल गया साथ में, 2 हो गए, एक नहीं रहा। जी जी जी। ओके, गुरु अकेला नहीं है यहाँ पर। तो बिल्कुल। लग्न में है तो 2 लग्न अपने आप में एक पूरा व्यक्तित्व है ना। हम्म। अगर पंचम में है फिर वो लग्न को दिख रहा है, तो 2 हो गए यहाँ पर भी। जी। नवम में है फिर वो लग्न को दिख रहा है, 2 हो गए, एक नहीं रहा। यहाँ गुरु अकेला खराब नहीं हुआ, हम्म। यहाँ कोई योग नहीं बना रहा, लेकिन इसने लग्न को देखा, 2 हो गए, एक नहीं है। और मान लो उस तृतीय में हो, तृतीय में खराब है, 11th में खराब है, सप्तम को दिख रहा है, सब सब तो दूसरा व्यक्ति जोड़ दिया उसने, स्पाउस जोड़ लिया अच्छा। आपका, हाँ। वहाँ अच्छा हो गया। तो ये समझना पड़ता है ज्योतिष को। जी जी जी। हम बोल तो देते हैं सूत्र, लेकिन सूत्र को भी गहरे में जानना पड़ेगा, सब बिल्कुल। तब खराब नहीं है गुरु। अगर गुरु ऐसे देख रहा है वैसे गुरु खराब है अकेला, उसके साथ कोई है फिर वो अच्छा बुरा कुछ तो करेगा। सर, स्त्री की कुंडली में बृहस्पति को पति का कारक भी माना गया है, संतान का कारक भी माना गया है। तो जब भी किसी स्त्री की कुंडली देखते हैं तो सबसे पहले कहाँ ध्यान जाता है? बृहस्पति पर। तो अगर किसी की कुंडली में बृहस्पति नीच राशि में या अशुभ प्रभाव में है, तो क्या सदैव उसमें उसके पति सुख में, संतान सुख में कमी रहेगी? अगर मान लो ऐसा है तो हम जो मैच मेकिंग करते हैं, हाँ जी। गुण मिलान करते हैं, उसका पर्पज़ यही होता है कि उसमें ऐसा कोई व्यक्ति मिले जिसकी कुंडली में ये सब चीज़ें अपने आप में स्वस्थ हों, अच्छी हों, तो वो मैच मेकिंग वहाँ काफ़ी हद तक उस मामले को रिड्यूस कर देती है। तो ये हो जाता है। या शादी के लिए मुहूर्त अच्छा देखा जाए, क्योंकि आप जो पैदा हो गए वो तो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जो मुहूर्त है आपके हाथ में, तो मुहूर्त का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उपाय हो सकते हैं कुछ, जेन्युइन उपाय की मैं बात कर रहा हूँ। जी जी जी। जेन्युइन उपाय किए जा सकते हैं, आप खुद कर सकते हैं या किसी योग्य व्यक्ति से करा सकते हैं, तो वो पॉसिबिलिटी है। तो मतलब अगर किसी की कुंडली में बृहस्पति की स्थिति ऐसी है तो पति की कुंडली में बृहस्पति अच्छा बलवान अच्छा हो, होना चाहिए, बाकी अच्छा हो और भी चीज़ें अच्छी हो तो मिटिगेट हो जाता है, वो खत्म हो जाता बल है। मिल हाँ, जाता तो है। उसका काफ़ी हद तक उसका नेगेटिविटी खत्म हो जाती जी जी जी। सब बहुत विस्तृत चर्चा हुई बृहस्पति की। अब चलते चलते वही कि बृहस्पति का 12 भाव में क्या प्रभाव है। मिलता है? कहाँ शुरू करें? नंबर फर्स्ट 1 हाउस से। फर्स्ट हाउस में बृहस्पति अच्छा होता है। मैंने ऐसा भी देखा है कि वो कहते हैं ना कि किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे जी यत्र हाँ। केंद्रे बृहस्पति। मैं ऐसी 10-5 कुंडलियों को जानता हूँ, जैसे मकर लग्न में बृहस्पति। अच्छा। मकर लग्न में तो नीच का हो गया, हाँ जी। और उसमें से 4-5 तो मंत्री थे। नीच भंग भी हो गया। कैसे हो गया? ऐसे कहते हैं कि लग्न में अगर नीच का ग्रह हो तो नीच भंग हो जाता मेरे है। मैं नहीं मानता इस थ्योरी को, मैं नहीं अच्छा। मानता। जी। लेकिन मैंने देखा है कि वहाँ पर वो मंत्री हो गए वो लोग, और दूसरा उनकी बड़ी इज्जत हुई, पैसे हुए, मस्त रहे, और निजता वाली की बात थी नहीं। अच्छा। लेकिन जब बहुत डील करो तो उनके व्यवहार में कोई गड़बड़ थी, ये तो देखने को मिला। व्यवहार उतना शुद्ध नहीं था जितना शुद्ध बता रहे थे, लेकिन बाकी दुनिया के सारे सुख थे, तो उनको पूरी टेक्निक आती थी। और दूसरा, मकर लग्न में सूत्र बदल गया। यहाँ पर शनि अकारक होता है, सॉरी बृहस्पति अकारक होता है। हाँ जी। ओके, अकारक होकर लग्न में बैठ गया तो उसने लग्न को बोलती थी। सर, ये तो आपने नया सूत्र दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ऐसे 20-25 कुंडलियों देखी और भी में होगा, वहाँ कारक हो गया, अकारक होके कारक हो गया, इसलिए वहाँ ठीक है, हर जगह ठीक नहीं है। तो वैसे तो बृहस्पति अच्छा ही होता है, ये तो बुरे से बुरी जगह में बताया। जी हाँ। तो वहाँ पर लोगों को मैंने अच्छा देखा, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें कुछ गड़बड़ थी, वो अलग था। लेकिन जितना वो अपने को शुद्ध बता रहे थे उतने शुद्ध नहीं थे। जी हाँ। लेकिन दुनियावी तरीके से, क्योंकि बृहस्पति धन का कारक भी थे ना, तो धन जो नेगेटिव तरीके से आता सारा उनके कहीं ना कहीं वो नीच का प्रभाव तो देगा ही। सारा धन बहुत था उनके पास, जी धनवान थे सारे लोग, मंत्री भी थे 2-4 किस्मों से। दूसरे में हो तो अच्छा ही होता है, उसकी वाणी अच्छी होती है, परिवार के लिए अच्छा होता है, सुख समृद्धि होती है। नेगेटिव हो तो अपने लोगों से दुश्मनी हो जाती है, गलत हो जाता है। थर्ड में हो तो अगर वो शुभ राशि में है तो अच्छा होकर भी बुरा होता है। अच्छा, तृतीय बृहस्पति अच्छा नहीं माना अच्छा नहीं जाता। माना जाता, शुभ होकर भी उसको उपचय का दोष लग जाता है। ये भी देखना पड़ेगा ना, कहाँ उपचय है, कहाँ उपचय नहीं, तो वहाँ पर अच्छा नहीं होता। लेकिन अगर वहीं नेगेटिव हो जाए तो अच्छा हो जाता है। अच्छा। हाँ, अगर किसी कुंडली का अकारक होकर बृहस्पति तीसरे भाव में बैठा है तो वो अच्छा हो गया, कारक हो गया। जैसे जैसे यहाँ पर मकर में अच्छा हो गया। बात की हमने। वो सबकी बात नहीं कर सकते कौन कौन सी अच्छा होगा, लेकिन सूत्र की बात करें
जी। चौथे में अच्छा होता है, चौथे में कोई दिक्कत नहीं होती उसको। हम्म, और राज्य को भी संभाल लेता है, आपको भी संभाल लेता है, और ऑकल्ट में भी आपका इंटरेस्ट दे देता है, वहाँ अच्छा होता है। पाँचवें में का बृहस्पति होते ही बृहस्पति पाँचवा घर का होता है, शुद्ध होता है, वहाँ आदमी अपनी बुद्धि से और कुबुद्धि से दोनों से तरक्की करता है। अच्छा। बुद्धिमान हो तो और मैनिपुलेटर हो तो दोनों तरीके से काफ़ी सफलता प्राप्त करता है। छठे में बृहस्पति हो तो अकेला नहीं होना चाहिए, उसको अच्छा, सपोर्ट होना चाहिए, कोई भी दृष्टि या युति संबंध होना संबंध होना चाहिए। चाहिए। अकेला होगा तो बेकार हो जाता है, अच्छा। कितना भी अच्छा हो, फिर वो सब तरह की समस्याएं देता है। सप्तम में तो अच्छा ही होता है, जनरली जी अच्छा ही जी। होता है। आपका जो दोष है वो अलग है, बाकी अच्छा होता है। अष्टम में बृहस्पति हो तो बहुत ही अच्छा होता है। अच्छा। आदमी को ऑकल्ट में, ज्योतिष में, अज्ञात में, इसमें लेके जाता है। और अज्ञात से धन भी बहुत देता है, अप्रत्याशित धन बहुत देता है। और 9th का तो जो जुपिटर का घर ही है, वहाँ तो शुद्धि होता है, और गलत होकर भी अच्छा होता है। अच्छा। आदमी धर्म से और अधर्म से दोनों से पैसा कमा लेता है। अच्छा। ऐसा भी देखा मैंने। अधर्म करता है तो भी लोग उसके साथ चलते शुभ हैं। प्रभाव में हो तो धर्म से कमा रहा है और अशुभ में हो तो अधर्म से, ऐसा ही अधर्म से ना? नेगेटिव काम करके कमा लेता है। शायद पूर्व जन्म के पुण्य काम आ जाते हैं। दशम में डिपेंड करता है, दशम में बृहस्पति बहुत अच्छा नहीं होता। जी। अच्छा। अकेला हो तो एकदम अच्छा नहीं होता, क्योंकि फिर वो आदमी को बहुत आगे नहीं बढ़ने देगा। हाँ, लेकिन अगर ऐसा आदमी पूजा पाठ में हो, अच्छे कामों में, तो बहुत अच्छा होता है। अच्छा। दुनियावी काम में अच्छा नहीं होता, वर्ल्डली अफेयर्स में अच्छा नहीं होता। अगर वो स्पिरिचुअल साइड में तो बहुत अच्छा होता है। 11th का बृहस्पति वो लाभ देता है और आगे बढ़ने का मौका देता है। यार दोस्त बहुत होते हैं, मित्र होते हैं। अगर नेगेटिव हो तो भाई बहन, यार दोस्ती को काफ़ी शोषण कर जाते हैं। 12th में बृहस्पति डिपेंड करता है, जनरली अच्छा होता है, लेकिन अगर बहुत ही नेगेटिव हो फिर वो आदमी अपना घर बार लौटा लौट के होश में आता है तो कोई फायदा नहीं। फिर सर कहते हैं ना कि जो ये गूढ़ विद्या है ये गुरु गम्य है। तो आज ऐसा ही हुआ कुछ, जो ग्रहों की हमने बात की आपसे, उसकी जो इतनी उत्तम जानकारी ली, तो काफ़ी कुछ उसमें मतलब जो खुलासे हुए और रहस्य सामने आए। इस तरह से हम आगे भी इस टॉपिक को लेते रहेंगे, बाकी ग्रहों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।